बेटा नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द अनदर चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस चैप्टर की बेटा वेटेज अगर हम देखें पेपर के हिसाब से तो 8 नंबर पेपर में आता है इसमें से, चैप्टर में से। दूसरा अगर हम प्रैक्टिकल देखें तो बेटा प्रैक्टिकल में 8 से 10 नंबर तो आपका प्रैक्टिकल में इस चैप्टर में से आ जाता है। तो ये चैप्टर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 18-19 नंबर का तो चैप्टर आ ही गया टोटल, प्रैक्टिकल प्लस पेपर में 8 नंबर का है। ठीक है, देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जो ये बताती है कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आया और कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट गया। कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आया बिजनेस में और कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिजनेस से गया। इनफ्लो हुआ कैश और आउटफ्लो हुआ, ठीक है ना, कैश या फिर कैश इक्विवेलेंट। अच्छा, अब इसमें जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 फॉलो करते हैं, रिवाइज वाला। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 पहले था, उसमें कुछ चेंजेस हुए, तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज वाला है वो फॉलो किया जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए। उसके बाद है, अब यहाँ पे इसको बनाने के 2 मेथड है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। हम यहाँ पर हमारे सिलेबस में इनडायरेक्ट मेथड सिलेबस में है, डायरेक्ट मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में इनडायरेक्ट मेथड है। हमारे पास प्रॉफिट्स ही होंगे, प्रॉफिट से हमें कैश फ्लो निकालना होगा, उल्टा चलना होगा, ठीक है ना। जो भी नॉन कैश आइटम्स होगी उसको हटा देंगे और नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम्स होगी उसको हटा देंगे, उल्टा चलेंगे, इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करेंगे, डायरेक्ट मेथड फॉलो नहीं करेंगे। उसके बाद आता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर बेटा 3 एक्टिविटीज होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज। हमारे बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ठीक है बच्चे, ये ध्यान रखना है आपने। अब उसके बाद आती है बात कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बेटा मैंने आपको चैप्टर 1 जब करवाया था, चैप्टर 1 के अंदर बेटा मैंने कुछ चीज आपको बताई थी, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बताया था ना, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो कैश आता है ना, वो तो इनकम थी, रेवेन्यू थी ऑपरेशन से। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं? जो हमारे बिजनेस, जो हमारा मेन कोर्स ऑफ बिजनेस है। जैसे अगर कोई फाइनेंशियल कंपनी है या फिर नॉन फाइनेंशियल कंपनी है या रियल एस्टेट कंपनी है या फिर मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है, उनके लिए क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देखिए बेटा, नॉन फाइनेंशियल कंपनी की बात करें, नॉन फाइनेंशियल कंपनी की, पहले नॉन फाइनेंशियल कंपनी की बात करें। नॉन फाइनेंशियल का मतलब समझ लो आप कोई मैन्युफैक्चरर, ठीक है, नॉन फाइनेंशियल बोलेंगे ना तो आप उसमें समझ लेना मतलब है मैन्युफैक्चरर या फिर ट्रेडर। ठीक है, ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर की बात करें। मैन्युफैक्चरर मतलब कुछ बनाकर बेच रहा है, ट्रेडर मतलब सामान खरीद रहा है आगे बेच रहा है। ठीक है, तो जो मैन्युफैक्चरर या ये ट्रेडर है उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं गुड्स को बेचना, गुड्स को बेचने पर पैसा आएगा, सर्विसेज को बेचना, ठीक है, उनको बेचने पर पैसा आएगा। रॉयल्टीज़ होती हैं, रॉयल्टीज़ आपने पढ़ा होगा, फीस या आपने 11th में पढ़ा था अकाउंट्स में। रॉयल्टीज़ क्या होती हैं? रॉयल्टीज़ से पैसा आ रहा है, फीस से पैसा आ रहा है, कमीशन से पैसा आ रहा है। ठीक है, दूसरा ट्रेड रिसीवेबल्स। अब ये ट्रेड रिसीवेबल्स क्या है? ये तो जो अपने सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज हैं, तो कैश सेल्स हैं, बेचा और कैश आ गया बेटा। लेकिन हम हमेशा कैश में सेल्स तो नहीं करते ना, कैश में तो सब चीज़ें नहीं बेचते, हम क्रेडिट पे बेचते हैं। जब क्रेडिट पे बेचते हैं तो हमारे क्या बनते हैं बेटा? डेटर्स बनते हैं। आपको पता होगा डेटर्स बनते हैं, और डेटर्स हम बिल रिसीवेबल में कन्वर्ट होते हैं। डेटर्स किस में कन्वर्ट होते हैं? बिल रिसीवेबल्स में। डेटर्स और बिल रिसीवेबल्स दोनों को मिला दो तो ट्रेड रिसीवेबल्स बन जाते हैं। अब बेटा हमने कुछ सामान उधार पे भी बेचा होगा, जिनको उधार पे बेचा था पिछले साल उन्होंने इस साल पैसा दिया ना, तो वो ट्रेड रिसीवेबल्स, वहां से कैश आया। जब हमने उधार पे सामान बेचा था तो वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तो है, लेकिन वो भी कैश फ्लो के अंदर नहीं लिख सकते थे उसको हम। तो कैश फ्लो के अंदर तब लिखेंगे जब वो ट्रेड रिसीवेबल्स हमें पैसा देंगे। ठीक, उसके बाद है हमारा इनकम टैक्स, जो बेटा हम जमा करवाते हैं। जब इनकम टैक्स का रिफंड आ जाता है वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इनफ्लो में लिखा जाता है। ये मैं आपको चैप्टर 1 में डिटेल में बता चुकी हूँ, रिफंड आता है उसको क्या होता है उस सिचुएशन में। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आउटफ्लो कब होता है? पैसा जाता कहाँ है? जब हम गुड्स खरीदते हैं, जब हम सर्विसेज लेते हैं, ठीक है, या फिर ट्रेड पेबल्स की पेमेंट करते हैं। जैसे बेटा हम उधार पे सामान बेचते हैं तो उधार पे सामान खरीदते भी तो हैं। जब हम उधार पे सामान खरीदते हैं बच्चे तो हमारे क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल्स ये बन जाते हैं। क्रेडिटर्स और बिल पेबल्स को हम ट्रेड पेबल्स बोलते हैं।
तो जो ट्रेड पेबल्स को पेमेंट करेंगे वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा। अब ये जो चीज है देखना, ये सैलरीज देना, वेजेस देना, रेंट देना, जहाँ पे भी आपका बिजनेस चल रहा है वहाँ का रेंट देना, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा देना, पानी का खर्चा देना, और वहाँ पे प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा आना, ये तो किसी भी तरीके का बिजनेस हो वहाँ पे ये खर्चा होना ही होना है। इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आएंगे। फिर इनकम टैक्स पे करना, इनकम टैक्स पे करना बेटा हमेशा हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है। इनकम टैक्स हमेशा अपने बिजनेस के लिए पे किया जाता है। तो नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस समझ लीजिए, मतलब मैन्युफैक्चरर या फिर ट्रेडर के लिए कैश इनफ्लो क्या होता है, गुड्स को बेचना, सर्विसेज को बेचना, रॉयल्टी से पैसा मिलना, कमीशन से पैसा मिलना, ट्रेड रिसीवेबल से पैसा मिलना, या रिफंड ऑफ टैक्स होना। उसके बाद पैसा जाता कहाँ है, गुड्स जब खरीदते हैं, जब सर्विसेज लेते हैं, जब ट्रेड पेबल्स को पेमेंट करते हैं, या फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में वेजेस, सैलरीज, रेंट, क्लियर, और इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। और इनकम टैक्स पे करना, ये किसी नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ थी। अब आती है फाइनेंशियल कंपनी। फाइनेंशियल कंपनी क्या काम करती है? फाइनेंशियल कंपनी आपसे लोन लेती है, आपको लोन देती है। अब फाइनेंशियल कंपनी को एक एक्सपर्टीज होती है फाइनेंशियल मार्केट की, वो शेयर्स खरीदती रहती हैं टाइम टू टाइम, ओपन मार्केट के अंदर डिवेंचर्स खरीदती हैं, ओपन मार्केट के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदती हैं। उनके अंदर एक अलग तरीके की उनको एक एक्सपर्टीज होती है फाइनेंशियल मार्केट की नॉलेज, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस क्या करती हैं, जब उन्होंने किसी भी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे थे तो उनको डिविडेंड मिला होगा, ठीक है ना। उन्होंने किसी दूसरी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे थे या फिर लोन दिया था तो उसको इंटरेस्ट मिला होगा, ठीक है। अब जो उन्होंने सिक्योरिटीज खरीदी हैं, जो भी शेयर्स खरीदे हैं ओपन मार्केट में, जो भी डिबेंचर्स खरीदे हैं ओपन मार्केट में, जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी है ओपन मार्केट में, उसको बेचा, बेचने पर पैसा आया, वो उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, उनका काम है शेयर्स और डिबेंचर्स बेचना। फिर जो उन्होंने लोन लिया था, लोन वापस करना, लोन लिया था वो वापस करना, या लोन जो उन्होंने दिया है वो पैसा वापस आना। लोन दिया ना हमने, लोन दिया, लोन देने पर लोन वापस भी तो आएगा 4 साल बाद, 5 साल बाद, 3 साल बाद, जितना भी उसका टर्म होगा। तो जो लोन हमने एडवांस किया था वो वापस होना, वो हमारा इनफ्लो में आएगा, ठीक है। या फिर इनकम टैक्स का रिफंड आना। अब आउटफ्लो, पैसा जाएगा कहाँ? जो लोन ये लेते हैं उस पर इंटरेस्ट देंगे। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सोचा, जैसा भी बिजनेस हो, भैया मैंने एक फाइनेंशियल कंपनी खोली है तो मेरे को एक जगह तो चाहिए, वहाँ पे कोई काम करने वाला स्टाफ होगा जिसको मैं सैलरीज दूंगी, वेजेस दूंगी, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा दूंगी, उस ऑफिस का किराया दूंगी, खर्चा पानी, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे ही होंगे उसका, ठीक है। उसके बाद दूंगी, जो लोन दूंगी लोगों को, वो आउटफ्लो होगा। सिक्योरिटीज खरीदूंगी ओपन मार्केट में, ओपन मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में जाकर शेयर्स खरीदूंगी, डिबेंचर्स खरीदूंगी, वो आउटफ्लो होगा। या इनकम टैक्स पे करूंगी, ठीक है। तो आपने दिमाग में ये बिठाना है कि आपके बिजनेस का नेचर क्या है। अगर आप फाइनेंशियल कंपनी हो, फाइनेंशियल कंपनी क्या करती है, लोन लेती है, लोन देती है, ओपन मार्केट में शेयर्स खरीदती है, डिबेंचर्स खरीदती है, दूसरी कंपनी के शेयर, दूसरी अपनी कंपनी का कुछ नहीं करना है ना। अपनी कंपनी का जो हम करेंगे शेयर्स डिबेंचर्स का काम, वो फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएगा। किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स डिबेंचर्स खरीदे, ये सब चीजें जब करती है कोई कंपनी, फाइनेंशियल कंपनी, तो वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। तो इसके लिए इनफ्लो क्या क्या होता है, जब उसको डिविडेंड मिलता है, किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीदे, डिविडेंड मिला, किसी दूसरी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे, इंटरेस्ट मिला, किसी को लोन दिया, इंटरेस्ट मिला, जो सिक्योरिटीज खरीदी थी सिक्योरिटीज बेच दी, वहां से पैसा आया, लोन वापस मिल गया, जो लोन दिया था पैसा वापस मिल गया, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। इनफ्लो आउटफ्लो, जो उसने लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट दिया, ऑपरेटिंग खर्चे, उसके बाद सिक्योरिटीज खरीदी ओपन मार्केट में जाकर, लोगों को लोन दिया, लोन एडवांस, इनकम टैक्स पे किया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है कमीशन रिसीव्ड। जब भी आपको क्वेश्चन में कमीशन वर्ड बोला होगा, कमीशन हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए वर्ड यूज होता है। कमीशन वर्ड जब भी दे रखा होगा तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए यूज होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए, ठीक है। जब भी कमीशन वर्ड लिखा होगा तो किसके लिए यूज होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए यूज होगा, ठीक है। अब आता है कमीशन चाहे रिसीव कर रहा है तो इनफ्लो होगा, कमीशन पे कर रहा है तो आउटफ्लो होगा। अब ये रियल एस्टेट कंपनीज क्या होती है? रियल एस्टेट कंपनीज जो रियल एस्टेट में काम करती हैं, जो प्रॉपर्टीज बनाकर बेचती हैं। अब रियल एस्टेट कंपनी ने क्या किया? प्रॉपर्टी को बेचा, पैसा आया। प्रॉपर्टी को बनाने में या उसकी कंस्ट्रक्शन में जो खर्चा हुआ, अमाउंट स्पेंड फॉर द परचेज ऑफ प्रॉपर्टी और इट्स कंस्ट्रक्शन, वो आउटफ्लो में जाएगा। प्रॉपर्टी बनाई या प्रॉपर्टी खरीद कर आकर बेची, आउटफ्लो।
और प्रॉपर्टी बेचने में पैसा आएगा, प्रॉपर्टी बनाने और खरीदने में पैसा जाएगा, आउटफ्लो। उस अब प्रॉपर्टी उसने खरीद के रख ली, प्रॉपर्टी बिकी नहीं रही, तो उसने क्या किया, रियल एस्टेट ने उसको किराए पे चढ़ा दिया, रेंट मिल रहा है उसको। तो इस टाइम रियल एस्टेट के लिए रेंट मिलना क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कमीशन मिल रही है, उसने क्या किया, किसी और की प्रॉपर्टी बिकवा दी। लाइक जैसे वो तो 2 BHK में डील कर रहा है, उसके पास एक कस्टमर आया, उसको 3 BHK फ्लैट चाहिए था, उसने अपने फ्रेंड का 3 BHK फ्लैट बिकवाया, जिसपे उसको कमीशन मिली। तो कमीशन रिसीव उसके लिए क्या हो गया, इनफ्लो। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो आउटफ्लो आने आने, चाहे जिस तरीके का मर्जी बिजनेस हो। इनकम टैक्स पेड हमेशा ही हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स हमेशा ही हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के इनफ्लो में आता है। वाओ, इंश्योरेंस कंपनी, ये ना एक बार क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में। इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी के लिए इनफ्लो क्या होगा। इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है ना, क्या करती है, उनको क्या मिलता है इंश्योरेंस कंपनी को, उनका बिजनेस क्या है, उनका बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है, वो लोगों से प्रीमियम इकट्ठा करती है। फिर अगर कोई क्लेम करता है तो उसको पेमेंट कर देती है। भाई जैसे हमने लाइफ इंश्योरेंस करवाया हुआ है, लोग हर साल लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं। अगर किसी की डेथ हो गई तो उसको वो क्लेम डालता है, उसकी फैमिली मेंबर्स, उसको पेमेंट की जाती है ना। तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए इनफ्लो क्या होगा, प्रीमियम रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर से प्रीमियम मिलना एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी सेमी एनुअली, क्वार्टरली, जो भी है। और क्लेम को पेमेंट करना, क्लेम किसने डाला तो उसको पेमेंट करना, आउटफ्लो हो गया। प्रीमियम मिलना इनफ्लो हो गया, क्लेम करना आउटफ्लो आ गया। इनकम टैक्स का रिफंड इनफ्लो हो गया एंड इनकम टैक्स पेड आउटफ्लो हो गया। अब देखते हैं ये वर्ड आता है यहाँ पे, कैश इक्विवेलेंट। मैंने बोला था कैश का आना या फिर कैश इक्विवेलेंट का आना चाहना। सिर्फ कैश की बात नहीं करते हैं, कैश इक्विवेलेंट्स भी होते हैं। अब ये कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर क्या क्या आता है, करंट इन्वेस्टमेंट्स, जो हमें करंट इन्वेस्टमेंट्स दी होंगी ना, वो कैश इक्विवेलेंट्स में आएंगी। करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स आपकी बैलेंस शीट में दी होती हैं, ठीक है, कैश इक्विवेलेंट में आएंगी। ट्रेजरी बिल्स होंगे, या आपने अपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है, मनी मार्केट वाले चैप्टर में, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, ये सब आपने पढ़े होते क्या है, इनको डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, ये आपने अपने बिजनेस स्टडीज में पढ़े हैं। तो करंट इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, चेक्स, ड्राफ्ट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स विद द बैंक, बैंक के पास आपने शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स कर रखे हैं, ये सब कुछ कैश इक्विवेलेंट है, कैश जैसे ही माने जाते हैं। क्या क्या है कैश इक्विवेलेंट, एक तो आपके हाथ में चेक्स, आपके हाथ में ड्राफ्ट्स, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स विद द बैंक्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, ये सब नोट कीजिए साथ के साथ। अब आती है बात कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, पैसा इन्वेस्ट, कंपनी कहाँ पैसा इन्वेस्ट करती है, कंपनी पैसा इन्वेस्ट करती है एसेट्स को खरीदने में। इन्वेस्टमेंट्स करी जाती हैं, इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं, इन्वेस्टमेंट्स प्रॉपर्टी में भी की जा सकती है, किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स डिबेंचर्स खरीदे जा सकते हैं। अगर मैं फाइनेंशियल कंपनी हूं, मेरे कंपनी का मेन काम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करना है। मैंने अभी ऊपर आपको बताया कंपनी कितने कितने तरीके की होती है, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर्स, फाइनेंशियल कंपनी, रियल एस्टेट एंड इंश्योरेंस कंपनी। अगर मैं फाइनेंशियल कंपनी हूं तो मैं शेयर्स डिबेंचर्स खरीद रही हूँ किसी दूसरी कंपनी के, तब मेरे लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। लेकिन अगर मैं नॉर्मल मैन्युफैक्चरर हूँ, ट्रेडर हूँ, या फिर मैन्युफैक्चरर हूँ, ट्रेडर हूँ, या फिर रियल एस्टेट हूँ, या फिर मैं इंश्योरेंस कंपनी हूँ, मैं किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद रही हूँ, उस सिचुएशन में वो शेयर्स जो डिवेंचर्स मैंने खरीदे मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा, मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है बिजनेस आपका कैसा है। तो हम ज़्यादातर जनरली बात करते हैं तो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर हम जो एसेट्स खरीद रहे हैं, बिल्डिंग खरीद ली, मशीन खरीद ली, फर्नीचर खरीद लिया, तो फिक्स एसेट्स को खरीदना बेचना। जब बेचेंगे तो इनफ्लो होगा, जब खरीदेंगे तो आउटफ्लो होगा। सिक्योरिटीज खरीदेंगे, मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज खरीदें तो आउटफ्लो होगा, और सिक्योरिटीज को बेच देंगे तो इनफ्लो होगा। सिक्योरिटीज खरीदेंगे तो आउटफ्लो होगा, एंड सिक्योरिटीज को बेच देंगे तो इनफ्लो होगा। जो सिक्योरिटीज खरीदी है बेटा हमने, उस पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा। जो सिक्योरिटीज खरीदे उस पर हमें डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, अब देखिए हमने ना बिल्डिंग खरीदी है, बिल्डिंग खरीदी हुई है, बिल्डिंग के 3 फ्लोर हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट फ्लोर पे मेरा शोरूम चल रहा है,
और सेकंड फ्लोर पे मतलब जो भी फर्स्ट फ्लोर पे मेरा फैक्ट्री है, सेकंड फ्लोर पे शोरूम है, थर्ड फ्लोर खाली पड़ा था। इसको मैंने लेट आउट कर दिया, किराए पर दे दिया। किराए पर दे दिया, मेरी बिजनेस की प्रॉपर्टी है, इससे मुझे किराया मिल रहा है। जब मैंने बिल्डिंग खरीदी थी, बिल्डिंग खरीदना मेरे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी था। इस बिल्डिंग से जो मुझे रेंट मिल रहा है वो मेरे लिए क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो। ठीक है बच्चे, इनफ्लो, रेंट मिल रहा है। वहीं अगर मैं रियल एस्टेट कंपनी होती, रियल एस्टेट कंपनी होती, मेरी बिल्डिंग है खाली, मेरा तो काम था बिल्डिंग बनाकर बेचना, मेरी बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है। ऐसी सिचुएशन में अगर उस बिल्डिंग को मैंने किराए पर दिया, रेंट मिला, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में होगा। लेकिन अगर मैं किसी और तरीके की कंपनी हूँ, मैन्युफैक्चरिंग हूँ, इन्वेस्टिंग हूँ, मैन्युफैक्चरिंग हूँ, फाइनेंसिंग हूँ, ट्रेडिंग हूँ, इंश्योरेंस कंपनी हूँ, मेरी बिल्डिंग खाली पड़ी है, मेरा काम नहीं है बिल्डिंग किराए पे देना, तब मैंने किराए पर दी, मुझे पैसा मिला, रेंट मिला, तब मेरी रेंट रिसीव क्या होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब है, ध्यान से सुनना, लोन लेना। लोन लेना फाइनेंस कंपनी के लिए क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नॉन फाइनेंस कंपनी के अंदर सब आ जाएंगे, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, इंश्योरेंस कंपनी, रियल एस्टेट कंपनी। उनके लिए लोन लेना, लोन लेना कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंशियल एक्टिविटी। लोन पर इंटरेस्ट देना, फाइनेंशियल कंपनी के लिए लोन लेना क्या था, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उस लोन पे इंटरेस्ट देना भी क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फाइनेंशियल एक्टिव कंपनी के अलावा बाकी की कंपनीज के अंदर क्या आ जाते हैं, मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स, रियल एस्टेट, इंश्योरेंस कंपनी। उनके लिए उस लोन जो लेना था, उस लोन लेने को फाइनेंशियल एक्टिविटी बोलते हैं। लोन लिया, फाइनेंस एक्वायर किया, उस लोन पे हमने इंटरेस्ट दिया, वो भी उनके लिए फाइनेंशियल एक्टिविटी होगा। किनके लिए, नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए। नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए लोन लेना कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी। उस लोन पे इंटरेस्ट देना कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी। लेकिन फाइनेंस कंपनी के लिए लोन लेना ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उस लोन पे इंटरेस्ट देना ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है। अब आती है बात इशू वर्ड। इशू वर्ड यूज हो रहा है, इशू वर्ड, इशू, इशू। अब हम इशू कर रहे हैं, डिबेंचर्स, शेयर्स इशू कर रहे हैं। अपनी कंपनी के डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं, अपनी कंपनी के शेयर इशू किए जाते हैं। तो जो शेयर इशू किए जा रहे हैं वो हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। सेल और परचेज हम दूसरी कंपनी के शेयर्स को करते हैं, किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे जाते हैं, किसी दूसरी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे जाते हैं। लेकिन अपनी कंपनी के डिबेंचर्स और शेयर्स इशू किए जाते हैं। ठीक है, जो अपनी कंपनी के शेयर इशू करती हूँ उस पर डिविडेंड देती हूँ, जो अपनी कंपनी के डिबेंचर इशू करती हूँ उस पर इंटरेस्ट देती हूँ। ठीक है बेटा। अब हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटीज। आपने सोर्स ऑफ फाइनेंस तो पढ़ा ही था। किसी कंपनी के लिए फाइनेंसिस कहाँ से आता है, पैसा कहाँ से आता है, शेयर इशू करके, डिबेंचर इशू करके। ठीक है, लोन लेकर, लोन लेकर, लोन लॉन्ग टर्म हो सकता है, शॉर्ट टर्म हो सकता है। शॉर्ट टर्म के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो गया, कैश क्रेडिट इंक्रीज हो गया। तो किसी कंपनी के पास पैसा कहाँ से आता है, शेयर इशू करके, डिबेंचर इशू करके, लोन लेकर, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए बैंक ओवरड्राफ्ट या फिर कैश क्रेडिट। ठीक है, तो यहां से पैसा आता है, किसी भी कंपनी के पास फाइनेंसेस आते हैं। जो कंपनी ने शेयर इशू किए, कंपनी उस शेयर्स को खत्म करना चाहती है तो ओपन मार्केट में जाकर अपने खुद के शेयर्स को बाय बैक कर लेती है। तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में आउटफ्लो कब होता है, फाइनेंशियल एक्टिविटी में आउटफ्लो कब होता है, जब कंपनी खुद के शेयर्स बाय बैक कर लेती है। जो डिबेंचर्स कंपनी ने इशू किए उसको रिडीम कर देती है, रिडम्पशन होता है। डिबेंचर होता क्या, डिबेंचर होता है एक तरीके का लोन जो हम लोगों से लेते हैं। डिबेंचर्स जब इशू किए जाते हैं तो पैसा आता है, डिबेंचर्स जब रिडीम किए जाते हैं तो पैसा जाता है। जो लोन हमने लिया वो हमारा इनफ्लो है, जब लोन वापस किया जाता है आउटफ्लो है। ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना, इक्विटी शेयर्स को बायबैक किया जाता है ओपन मार्केट में और प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया जाता है। जो मैंने शेयर्स इशू किए उस पर डिविडेंड दूंगी, जो मैंने डिवेंचर्स इशू किए उस पर इंटरेस्ट दूंगी। ठीक है, तो ये मेरी फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर क्या है, फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर क्या है, आउटफ्लो। बैंक ओवरड्राफ्ट कब हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट कम हो गया, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट कम होने का मतलब है मैंने बैंक को पैसा वापस कर दिया। कैश क्रेडिट कम हो गया मतलब कैश क्रेडिट कब वापस कर दिया। तो डिविडेंड बेटा हमेशा मैं जो अपने शेयर्स इशू करती हूँ अपनी कंपनी के उस पर देती हूँ। इंटरेस्ट हमेशा बेटा मैं जो अपनी कंपनी के डिवेंचर्स इशू करती हूँ उस पर देती हूँ।
डिविडेंड पेड एंड इंटरेस्ट पेड इज ऑलवेज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी। क्लियर है, समझ में आ गई बात। बट अभी मैंने आपने देखा इंटरेस्ट पेड फाइनेंशियल कंपनी के लिए ऑपरेटिंग हो जाता है, ये याद रखना। और लोन लेना फाइनेंशियल कंपनी के लिए ऑपरेटिंग हो जाता है। क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर है। डिबेंचर्स, शेयर्स, सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदना और बेचना। अपनी कंपनी का नहीं बोल रही मैं, अपनी कंपनी का अगर शेयर्स डिबेंचर होगा उसके लिए इशू वर्ड यूज होता है। किसी दूसरी कंपनी का डिबेंचर खरीदना बेचना, किसी दूसरी कंपनी का शेयर खरीदना बेचना, कहीं किसी दूसरी कंपनी के सिक्योरिटीज को खरीदना बेचना फाइनेंसिंग कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है। नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है। पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं हम, दूसरी कंपनी के शेयर्स डिबेंचर्स खरीद रहे हैं। इंटरेस्ट रिसीव, जो हमने शेयर्स खरीदे उस पर इंटरेस्ट डिविडेंड मिलेगा, डिबेंचर्स खरीदे इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। फाइनेंशियल कंपनी के लिए क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए क्या होता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलिए अब हमने एक सेकेंड, लेट मी चेक द लेंथ ऑफ द वीडियो। चलिए अब मैं इसको स्टॉप करती हूँ, दूसरी वीडियो में करवाऊंगी अब।